कोई भी पागल नहीं है। आपके पैसे के साथ व्यक्तिगत अनुभव शायद दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका 0.000000001% है, लेकिन शायद आप सोचते हैं कि यह 80% है कि दुनिया कैसे काम करती है। लोग पैसे के साथ कुछ अजीब चीजें करते हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं है। यहाँ बात यह है कि विभिन्न पीढ़ियों के लोग जो अलग अलग माता पिता द्वारा पाले गए हैं, जिनकी अलग अलग आय और मूल्य थे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पैदा हुए, अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में, अलग अलग नौकरी बाजारों में, अलग अलग प्रोत्साहन और अलग अलग भाग्य के साथ बहुत अलग सबक सीखते हैं। हर किसी का दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में अपना अनूठा अनुभव होता है, और आपने जो अनुभव किया है वह दूसरे हाथ से सीखे गए से अधिक आकर्षक होता है। इसलिए हम सभी, आप, मैं, हर कोई जीवन भर पैसे के काम करने के तरीके के बारे में एक दृष्टिकोण के साथ चलते हैं जो व्यक्ति से व्यक्ति में बहुत भिन्न होता है। जो बात आपको अजीब लग सकती है वह मुझे समझ में आ सकती है। जिस व्यक्ति ने गरीबी में जीवन बिताया वह जोखिम और इनाम के बारे में उन तरीकों से सोचता है जिसे एक अमीर बैंकर का बच्चा समझ नहीं सकता। जो व्यक्ति उच्च मुद्रास्फीति के समय पला बड़ा है उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो स्थिर कीमतों के साथ बड़ा हुआ व्यक्ति नहीं कर पाया। वह स्टॉक ब्रोकर जिसने महान मंदी के दौरान सब कुछ खो दिया, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसे 1990 के दशक के अंत में टेक वॉकर की महिमा का आनंद लेने वाला व्यक्ति समझ नहीं सकता। ऑस्ट्रेलियाई जिसने 30 वर्षों में मंदी नहीं देखी है, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसे कोई भी अमेरिकी कभी नहीं कर पाया। सूची अनंत है। आप पैसे के बारे में ऐसी बातें जानते हैं जो मैं नहीं जानता, और इसके विपरीत आप जीवन भर मेरे से अलग विश्वास, लक्ष्य और पूर्वानुमान के साथ चलते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि हम में से एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान है या बेहतर जानकारी रखता है। यह इसलिए है क्योंकि हमने अलग अलग जीवन व्यतीत किए हैं जो अलग अलग और समान रूप से प्रभावशाली अनुभवों से आकार लिए गए हैं। फ्रेडरिक लुइस एलन ने 1930 के दशक के अमेरिका पर अपनी किताब में लिखा था कि महान मंदी ने लाखों अमेरिकियों को जीवन भर के लिए आंतरिक रूप से प्रभावित किया, लेकिन अनुभवों की एक श्रृंखला थी। 25 साल बाद जब जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति के लिए दौड़ रहे थे तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें मंदी के बारे में क्या याद है। उन्होंने कहा, मुझे मंदी के बारे में कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। मेरी परिवार की दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक थी और ये तब से भी अधिक मूल्यवान थी। हमारे पास बड़े घर थे, अधिक नौकर थे, हम अधिक यात्रा करते थे। मैंने केवल देखा था कि जब मेरे पिता ने कुछ अतिरिक्त माली काम पर रखे थे ताकि वे खाना खा सकें। मुझे वास्तव में हार्वर्ड में पढ़ने तक मंदी के बारे में जानकारी नहीं थी। यह 1960 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण बिंदु था। लोग सोचते थे, कैसे कोई व्यक्ति जो पिछले पीढ़ी की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी को नहीं समझता, अर्थव्यवस्था का प्रभार ले सकता है। ये कई मायनों में केवल JFK के द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव से ही पार किया जा सकता था। वह पिछले पीढ़ी का दूसरा सबसे व्यापक भावनात्मक अनुभव था और कुछ ऐसा जो उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी ह्यूबर्ट हम्फ्री के पास नहीं था। हमारे लिए चुनौती यह है कि कोई भी अध्ययन या खुला दिमाग वास्तव में डर और अनिश्चितता की शक्ति को पुनः नहीं बना सकता। मैं महान मंदी के दौरान सब कुछ खोने के बारे में पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे उन लोगों की भावनात्मक निशान नहीं है जिन्होंने वास्तव में इसे अनुभव किया है, और जिसने इसे झेला है वो ही ये नहीं समझ सकता कि कोई मेरे जैसा व्यक्ति शेयरों के बारे में लापरवाह क्यों हो सकता है। हम दुनिया को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट्स बड़े स्टॉक बाजार गिरावटों की ऐतिहासिक आवृत्ति का मॉडल बना सकती हैं, लेकिन वे उस भावना का मॉडल नहीं बना सकती जब आप घर आते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं और सोचते हैं कि आपने कोई गलती की है जो उनके जीवन को प्रभावित करेगी। इतिहास का अध्ययन आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप कुछ समझ रहे हैं, लेकिन जब तक आप इसे नहीं जीते हैं और इसके परिणामों को व्यक्तिगत रूप से महसूस नहीं किया है, आप इसे इतना समझ नहीं सकते कि आप अपना व्यवहार बदलें। हम सभी सोचते हैं कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हमने सभी ने इसका केवल एक छोटा सा टुकड़ा अनुभव किया है। जैसा कि निवेशक माइकल बेटनिक कहते हैं, कुछ सबक अनुभव किए जाने चाहिए इससे पहले कि वे समझे जा सकें। हम सभी इस सत्य के अलग अलग तरीकों के शिकार हैं। 2006 में अर्थशास्त्री उल्रिका मलमेंडियर और स्टीफन नागेल ने राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो से 50 वर्षों के उपभोक्ता वित्त के सर्वेक्षण का अध्ययन किया। इसमें यह देखा गया कि अमेरिकी अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। सिद्धांत रूप में, लोगों को अपने निवेश निर्णय अपने लक्ष्यों और उस समय उपलब्ध निवेश विकल्पों की विशेषताओं के आधार पर करने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं।
अर्थशास्त्रियों ने पाया कि लोगों के जीवन भर के निवेश निर्णय उन अनुभवों से भारी रूप से जुड़े होते हैं जो उन निवेशकों ने अपनी पीढ़ी में विशेष रूप से अपने वयस्क जीवन की प्रारंभिक अवधि में किए होते हैं। अगर आप तब बड़े हुए जब मुद्रास्फीति उच्च थी, तो आप बाद के जीवन में उन लोगों की तुलना में अपने पैसे का कम हिस्सा बॉन्ड में निवेश करते थे जो तब बड़े हुए जब मुद्रास्फीति कम थी। अगर आप तब बड़े हुए जब शेयर बाजार मजबूत था, तो आप अपने पैसे का अधिक हिस्सा शेयरों में निवेश करते थे, उनकी तुलना में जो तब बड़े हुए जब शेयर कमजोर थे। अर्थशास्त्रियों ने लिखा, हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि व्यक्तिगत निवेशकों की जोखिम उठाने की इच्छा उनके व्यक्तिगत इतिहास पर निर्भर करती है, न कि बुद्धिमत्ता, शिक्षा या परिष्कार पर, सिर्फ उस समय और स्थान के सौभाग्य पर जब और जहां आप पैदा हुए थे। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में प्रसिद्ध बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस का साक्षात्कार लिया। ग्रॉस मानते हैं कि अगर वह एक दशक पहले या बाद में पैदा होते तो वह शायद वहां नहीं होते जहां वह आज हैं, इस लेख में कहा गया। ग्रॉस का करियर ब्याज दरों में पीढ़ीगत गिरावट के साथ लगभग पूरी तरह से मेल खाता था, जिसने बॉन्ड की कीमतों को एक सकारात्मक प्रभाव दिया। इस तरह की चीजें न केवल उन अवसरों को प्रभावित करती हैं जो आपके सामने आती हैं, यह उन अवसरों के बारे में आपके विचारों को भी प्रभावित करती है जब वे प्रस्तुत किए जाते हैं। ग्रॉस के लिए बॉन्ड धन सृजन करने वाली मशीनें थीं। उनकी पिता की पीढ़ी के लिए, जिन्होंने उच्च मुद्रास्फीति के साथ संघर्ष किया, वे धन को नष्ट करने वाले के रूप में देखी जाती थीं। लोगों के पैसे के अनुभवों में अंतर छोटे नहीं होते, यहां तक कि उन लोगों के बीच भी जिन्हें आप काफी समान समझते हैं। स्टॉक्स को लें। अगर आप 1970 में पैदा हुए थे, तो S&P 500 ने आपके किशोर और 20 के दशक में मुद्रास्फीति समायोजित होकर लगभग 10 गुना वृद्धि की। यह एक अद्भुत रिटर्न है। अगर आप 1950 में पैदा हुए थे, तो आपके किशोर और 20 के दशक में मुद्रास्फीति समायोजित होकर बाजार कहीं नहीं गया। जन्म वर्ष के अवसर से अलग हुए दो समूह पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण के साथ जीवन भर स्टॉक बाजार के काम करने के तरीके पर विचार करते हैं। या मुद्रास्फीति। अगर आप 1960 के दशक में अमेरिका में पैदा हुए थे, तो आपके किशोर और 20 के दशक में मुद्रास्फीति आपके युवा, प्रभावी वर्षों में जब आप अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके के बारे में ज्ञान का आधार विकसित कर रहे थे, ने कीमतों को 3 गुना से अधिक बढ़ा दिया। ये बहुत अधिक है। आप गैस की लाइनें और उन पेचेक्स को याद करते हैं जो पहले से नोटिसेबली कम थे। लेकिन अगर आप 1990 में पैदा हुए थे, तो मुद्रास्फीति आपके पूरे जीवन में इतनी कम रही है कि शायद यह आपके दिमाग में कभी नहीं आए। अमेरिका में नवंबर 2009 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर लगभग 10% थी। लेकिन अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों उम्र 16 से 19 बिना हाई स्कूल डिप्लोमा के लिए बेरोजगारी दर 49% थी। वहीं 45 वर्ष से अधिक उम्र की कॉलेज डिग्रीधारी श्वेत महिलाओं के लिए ये दर 4% थी। जर्मनी और जापान के स्थानीय शेयर बाजार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तबाह हो गए थे। पूरे क्षेत्र बमबारी से नष्ट हो गए थे। युद्ध के अंत में जर्मनी के खेत केवल इतनी ही भोजन पैदा कर पा रहे थे जिससे देश के नागरिकों को प्रतिदिन 1000 कैलोरी मिल सके। इसके विपरीत अमेरिका में 1941 से 1945 के अंत तक शेयर बाजार दोगुना हो गया था और अर्थव्यवस्था 2 दशकों में सबसे मजबूत थी। किसी को भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इन समूहों के सदस्य बाकी जीवन में मुद्रास्फीति, शेयर बाजार, बेरोजगारी या पैसे के बारे में समान विचार रखें। किसी को भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे वित्तीय जानकारी पर समान प्रतिक्रिया देंगे। किसी को भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे समान प्रोत्साहनों से प्रभावित होंगे। किसी को भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे समान सलाह के स्रोतों पर भरोसा करेंगे। किसी को भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे इस बात पर सहमत होंगे कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या मूल्यवान है, क्या आगे होने की संभावना है और क्या सबसे अच्छा मार्ग है। उनके पैसे के बारे में विचार अलग अलग दुनियाओं में बने हैं। और जब ऐसा होता है, तो एक समूह के लोगों के लिए पैसे के बारे में जो विचार अतार्किक लगते हैं, वह दूसरे के लिए पूरी तरह से समझ में आते हैं। कुछ साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने फॉक्सकॉन, विशाल ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता, की काम करने की परिस्थितियों पर एक कहानी की थी। परिस्थितियां अक्सर भयानक होती हैं। पाठक सही से नाराज थे। लेकिन एक दिलचस्प प्रतिक्रिया एक चीनी कार्यकर्ता के भतीजे से आई, जिसने टिप्पणी सेक्शन में लिखा, मेरी चाची ने कई साल उन कारखानों में काम किया जिन्हें अमेरिकी पसीने की दुकानों कहते हैं। ये कठिन काम था, लंबे घंटे, छोटी मजदूरी, खराब काम करने की परिस्थितियां। क्या आप जानते हैं कि मेरी चाची ने उन कारखानों में काम करने से पहले क्या किया था? वह एक वेश्या थी। पसीने की दुकान में काम करना उसकी पुरानी जीवन शैली की तुलना में सुधार है, मेरी राय में।
मुझे पता है कि मेरी चाची दुष्ट पूंजीपति मालिक द्वारा कुछ डॉलर के लिए शोषित होना पसंद करती है बजाय इसके कि उसके शरीर का कई पुरुषों द्वारा कुछ पैसों के लिए शोषण किया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि पसीने की दुकानें अच्छी हैं, लेकिन ये समझ में आता है कि लोग क्यों ऐसी जगहों पर काम करना पसंद करते हैं। उनके पास पश्चिम की तरह अवसर नहीं है। उनकी सरकार का ढांचा अलग है। देश अलग है। हाँ, फैक्ट्री का काम कठिन है। क्या ये बेहतर हो सकता है? हाँ, लेकिन केवल जब आप इसकी तुलना अमेरिकी नौकरियों से करते हैं। मुझे नहीं पता कि इसका क्या बनाना है। एक हिस्सा मुझसे तर्क करना चाहता है, जोरदार। एक हिस्सा समझना चाहता है। लेकिन ज्यादातर यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे अलग अलग अनुभव एक ही विषय पर बेहद अलग विचारों को जन्म दे सकते हैं, जिसे एक पक्ष स्वाभाविक रूप से काला और सफेद समझता है। हर निर्णय जो लोग पैसे के साथ करते हैं वह उस समय उनके पास मौजूद जानकारी को उनकी अद्वितीय मानसिक मॉडल में फिट करके उचित ठहराया जाता है कि दुनिया कैसे काम करती है।